किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में। जैसा कि आप जानते हैं, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपको समय समय पर अवगत कराया जाता है किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां जो कि आपकी खेती को और भी ज़्यादा सरल बनाएं। और वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए विषय वस्तु हम लेकर आते हैं। और आज का जो विषय है जिस पर हम बात करने वाले हैं वो है धान में उर्वरक प्रबंधन। जी हाँ, धानों में किस तरीके से हमारे किसान भाई उर्वरक का प्रबंधन करें और कितना खाद डालना है, कब डालना है, कैसे डालना है, ये तमाम जो जानकारियां हैं, तमाम जो जवाब हैं, ये हम पूछेंगे, जानेंगे आज के हमारे विशेषज्ञ से। हमारे विशेषज्ञ हैं आज जिनसे हम बात करने वाले हैं रंजीत सिंह राघव जी, जो कि विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं मृदा वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जैसे कि आप हमारे पीछे देख रहे होंगे कि आज हम फील्ड पे ही मौजूद हैं, कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन में मौजूद हैं। और यहाँ पर आज हम सारी जानकारियाँ जो कि हैं बारीकियाँ से जानेंगे। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा सर, वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए हमारे किसान भाई खाद का प्रबंधन किस तरीके से करें? रायसेन ज़िले में, और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, पूरे भारत की बात करें, तो खाद्यान्न में महत्वपूर्ण योगदान धान का है, चावल का है। और चावल हमें जो प्राप्त होता है वो फसल से होता है। और उस फसल को अच्छा उत्पादन करने के लिए हमारे किसान भाई जी जो मेहनत करते हैं। भारतीय मानसून के हिसाब से देखा जाए तो अभी मानसून की स्थिति ऐसी है कि धान फसल को लगाएंगे किसान, ट्रांसप्लांटिंग करेंगे। नर्सरी जब देख रहे होंगे आप, बैकग्राउंड में नर्सरी लगी हुई है। और उसको निकालने के बाद जब खेत में ले जाएंगे तो उसमें एक विषय आता है खाद का प्रबंधन कैसे करें। क्योंकि रोग और कीट के साथ साथ में हमें खाद पे विशेष रूप से ध्यान देना है। खाद में जो मुख्य रूप से जब हम धान को लगाते हैं, रोपाई जिसको करते हैं, रोपाई के समय हमें डीएपी खाद का इस्तेमाल करना है। पहले ज़रूरी है कि अगर किसान भाई अगर संभव हो सके तो अपने ज़िले के कृषि विज्ञान केंद्र या जहाँ भी प्रयोगशालाएं हैं वहाँ मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं में अपना मिट्टी का नमूना जांच कराएं। और उसकी संस्तुति के आधार पर अगर जो खाद रिकमेंडेशन हो किसानों के खेत के आधार पे, तो वो सही तरीका होगा। चूँकि ऐसा संभव नहीं हो पाता है हर किसान के लिए, कुछ मजबूरियाँ हैं। तो उसके अगर फिर भी अगर संभव नहीं हो पाया है तो ऐसी स्थिति में हम किसान भाई से अनुरोध करेंगे कि औसतन जो उपज है वो पाने के लिए हमें जितनी खाद की आवश्यकता है वो लगभग 40 से 50 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से डीएपी खाद का इस्तेमाल करना है। म्यूरेट ऑफ पोटास जो कि लगातार दिनों दिन इसमें कमी आ रही है, हमारे किसान भाई निकाल रहे हैं, लेकिन म्यूरेट ऑफ पोटास यानी कि पोटास खाद का उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में लगभग 15 से 20 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से हमें म्यूरेट पोटास का उपयोग करना है, एमओपी खाद का इस्तेमाल करना है। शेष बचा हुआ हमें समय समय पे हमें यूरिया उपयोग करना है। ये मचाई के समय या फिर हम जब ट्रांसप्लांटिंग करते हैं उस समय उपयोग करना है। तो ये खाद हम उपयोग करेंगे। साथ ही साथ इसके बाद बचता है यूरिया और जिंक और सूक्ष्म पोषक तत्व। तो हमेशा ध्यान रखें कि डीएपी के साथ में कभी भी जिंक खाद का इस्तेमाल नहीं करना है। ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा वो ठीक नहीं है और ये गलत है। इसलिए आपको इसमें लगभग 2 से 3 दिन का अंतर रखना है। जिंक लगभग 10 किलो एकड़ के हिसाब से 33% और 21%, और अगर 33% जिंक है तो लगभग 6 किलो पर एकड़ के हिसाब से हमें उपयोग करना है। इसके अतिरिक्त बचता है यूरिया। तो यूरिया के हम लगभग 3 हिस्से करना है। पहला हिस्सा करना है लगने के 15 से 20 दिन बाद, उसकी आधी मात्रा। तो लगभग हमारे जो यूरिया की मात्रा लगेगी वो अलग अलग की स्थिति के आधार पर अलग अलग लगती है। जैसे अधिक उपज देने वाली वैरायटी हैं, किस्में हैं, तो उनके लिए खाद की मात्रा अलग रहेगी। और जो कम देने वाली उपज हैं तो उनके लिए खाद की मात्रा थोड़ी सी कम अवधि की है, उनके लिए हमें कम खाद की आवश्यकता होती है नाइट्रोजन की। जैसे बासमती राइस की बात करें, बासमती धान में अगर हम उपयोग करेंगे तो लगभग 60 से 80 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से खाद का इस्तेमाल करना है। और ये कुल अवधि के आधार पर डिपेंड करती है, ये पूरे फसल के दौरान हमें देना है। पहली आधी मात्रा लगभग 20 से 25 दिन पे देना है, उसके बाद फिर 20 दिन के अंतराल पे, फिर 20 दिन के अंतराल पे। तो पहली आधी मात्रा, उसके बाद शेष बची हुई आधी मात्रा को फिर हम आधी मात्रा, उसके बाद फिर आधी मात्रा का उपयोग करेंगे। तो इस तरह का अगर खाद का इस्तेमाल करेंगे जो संतुलित खाद होगी, और इतनी खाद मात्रा देने से आपकी फसल अच्छी होगी। यदि आपको लगता है कि 12, 14 दिन, 15 दिन तक पानी आपके खेत में भरा रहता है, खेत में पिछली वर्ष फसल थोड़ी सी आपकी बढ़वार ज़्यादा ले गई थी, दाना कम था, वजन कम था, दाने में चमक नहीं थी, ऐसी स्थिति में हमें खाद की यूरिया की मात्रा को कम करना है और पोटास खाद कोशिश करना है। जो लोग किसान नहीं दे रहे हैं तो वो किसान पोटास खाद का इस्तेमाल करें। जिंक साल में एक बार उपयोग करना है, बार बार जिंक खाद का उपयोग नहीं करना है। अगर बार बार आप जिंक का उपयोग करेंगे तो आपकी डीएपी की क्षमता और दूसरे पोषक तत्वों की उपलब्धता भी कम होगी। कुछ किसान भाई हमारे प्रचलन में ये लेके आ रहे हैं कि जो दूसरे किसानों से देखा दुखी कर रहे हैं कि उसमें हम डीएपी की 2-2 बार 3-3 बार इस्तेमाल कर रहे हैं। ये प्रचलन थोड़ा सा ठीक नहीं है, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है, हमारी मृदा के लिए भी ठीक नहीं है।
और आने वाली पीढ़ियों के लिए जो हम मिट्टी को छोड़ रहे हैं वो उनके लिए भी ठीक नहीं है। जी। तो जो हम खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, अंधाधुंध खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें संतुलित की बात जो की जाती है, तो संतुलित खाद का उपयोग करना है। बार बार डीएपी नहीं देना, डीएपी एक ही बार उपयोग करना है जब हम मचाई करेंगे उस समय। बिल्कुल। तो डीएपी की मात्रा जो है वो कम ही रखना है, और कितनी रखना है इसके बारे में तो आपने अभी सुना ही है। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है सर, आपने कहा कि अलग-अलग किस्मों के हिसाब से भी हमें अनुशंसित मात्रा जो है वो रखना चाहिए। जैसे धान की ही बात करें, तो धान में अलग-अलग तरीके से हमारी बिजाई की जाती है, यानी सीधी रुपाई भी होती है। तो क्या अलग-अलग किस्मों के हिसाब से धान को अनुशंसित मात्रा में बाँटा गया है? जी, जैसे कि हर धान की किस्म की उपज देने की क्षमता अलग-अलग है। जी। जो अधिक उपज देने वाली क्षमताएं वाली जैसे हाइब्रिड वैरायटी हैं या दूसरी वैरायटीज़ हैं, जो अधिक उपज देती हैं, तो उनकी मांग खाद की बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम उस खाद को बढ़ा सकते हैं, और वो अंशुरित मृदा परीक्षण के आधार पर ही पता लगेगा वास्तविक बिल्कुल। किसानों की स्थिति खेत में क्या है। लेकिन अगर हम मोटे-मोटे रूप से अगर बात करें कि अगर धान में सुगंधित धान के अतिरिक्त दूसरे धान जो हैं उनमें हम कैसे-कैसे देंगे, तो उसका जो रिकमेंडेशन है वो एनपीके जो खाद है, एनपीके जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के रूप में जो हम देते हैं, वो लगभग हमारा 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटेशियम के आधार पे। अगर हम इसको यूरिया और डीएपी के हिसाब से अगर तोड़ें, तो उसमें अलग-अलग समूह में अगर कहें, अगर किसान भाई हमारे सिंगल सुपरफास्ट के साथ के में हम लगाना चाहते हैं, तो उसमें अगर हम देखें तो लगभग इस खाद को पर हेक्टेयर के हिसाब से 375 किलोग्राम पूर्ति करने के लिए सिंगल सुपर फास्फेट की आवश्यकता पड़ेगी। और म्यूरेट ऑफ पोटाश लगभग हमारा 67 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से, और लगभग 217 किलोग्राम यूरिया कुल मिला के जो 2 से 3 टुकड़े में हम देनी है। तो इस तरह हम सिंगल सुपर फास्फेट के साथ कर सकते हैं। जो अच्छी उपज देने वाली और वैरायटी हैं उनमें अगर हम डीएपी का एसएसपी नहीं उपलब्ध हो पाती है, अगर डीएपी खाद उपलब्ध होती है, तो ऐसी स्थिति में हम जो खाद का इस्तेमाल करना है जो डीएपी के समूह के साथ में, तो उसमें म्यूरेट ऑफ पोटाश भी हमारा 67 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से रहेगा, लगभग 130 किलोग्राम डीएपी पर हेक्टेयर के हिसाब से, और लगभग 166 किलोग्राम यूरिया जो विभिन्न टुकड़े में हमें देके उसकी पूर्ति कर सकते हैं। तो इससे उपज जो हमारी लक्षित उपज है जिसको हम पाना चाहते हैं वो हम पूर्ण रूप से ले पाएंगे उसको, और ये जो हमारे धान की आवश्यकता है उस आवश्यकता अनुरूप हम इस खाद को उपयोग कर रहे हैं। बिल्कुल। तो एक और यहाँ पर प्रश्न, क्योंकि हम खेत में ही खड़े हुए हैं और देख कर बहुत सारी चीज़ समझ में आता है। आपने कहा कि कई चीज़ें जो हैं वो हानिकारक हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हैं। जैसे डीएपी आपने ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हानिकारक हो सकता है। सर, आपके अकॉर्डिंग कुछ और चीज़ें ऐसी हैं जो कि वैकल्पिक रूप से हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाई, उर्वरक की बात करें तो? देखिए, उर्वरक में अगर हम बात करें तो इसमें जैविक उर्वरकों का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि अभी हम रासायनिक उर्वरकों की बात कर रहे थे। यदि हम रासायनिक उर्वरकों के साथ में अगर जैविक खादों का इस्तेमाल, उर्वरकों का इस्तेमाल करेंगे, तो जो हमारी जो कुल खाद की मात्रा है उसको हम 25 से 50% तक कम कर सकते हैं, जिसमें हम धान के रोपे को उपचारित कर लें, माइकोराइजिया बैक्टीरिया को इस्तेमाल कर लें, या फास्फोसोलिड बैक्टीरिया का इस्तेमाल करेंगे, तो डीएपी की उपलब्धता बढ़ जाएगी। दरअसल होता क्या है कि जो हम किसान भाई हमारी खाद देते हैं, रासायनिक खाद देते हैं, उसका बहुत सारा खाद जो है ज़मीन के अंदर फिक्स हो जाता है, और जो फसल को नहीं मिल पाता है, तो फसल को वो खाद जो फिक्स हुआ है उसको उपलब्ध कराने का काम ये सूक्ष्म जीवाणु करते हैं। और इन जीवाणुओं का हम अगर उपयोग धान में करेंगे, तो हमारे धान में जैसे हम बीजीए का उपयोग करें, हम अजोला का उपयोग करें, हम साथ ही साथ में हम फास्फोसोलिड बैक्टीरिया का उपयोग करें, तो ऐसे सूक्ष्म जैविक उर्वरकों का अगर हम उपयोग करेंगे, तो हमारे भूमि के अंदर जो पोषक तत्व पहले से पड़े हुए हैं जो फसल को नहीं मिल पा रहे हैं, वो भी अच्छी मात्रा में पौधे को मिलने लगेंगे, और उसके साथ साथ में उससे बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणुओं के, सूक्ष्म बैक्टीरिया से और जैविक उर्वरकों से रसायन रिलीज होते हैं जो पौधे की वनस्पतिक वृद्धि के लिए बहुत अच्छे सिद्ध होते हैं, जिससे पौधे में बढ़वार अच्छी रहती है, और किसानों में रोग रोधक क्षमता और कीट रोधक क्षमता भी विकसित होती है, और अच्छा उपज प्राप्त होती है। बिल्कुल। तो अच्छा उपज प्राप्त होती है, लक्ष्य भी हमारा यही है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ मिल सकें, और उनकी उपज और उनकी जो फसल है वो ज़्यादा मिल सके, और आय तो बढ़ेगी आपकी। वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। आज के कार्यक्रम में उम्मीद है जानकारियाँ बहुत सारी मिली होंगी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, हमारे किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ?
अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उनके पुत्र। माता और पुत्र के इस रिश्ते का पवित्र सेतु यानी प्राकृतिक कृषि। प्राकृतिक कृषि प्रक्रिया में धरती का अमृत, जीवामृत। आइए हम जानते हैं कि जीवामृत का निर्माण कैसे होता है। प्रयोगों से पता चला है कि 10 किलोग्राम गोबर के साथ गौमूत्र, गुड़ एवं 2 दले चीजों का आटा या बेसन आदि मिलाकर यदि उसका प्रयोग किया जाए तो चमत्कारिक परिणाम मिलते हैं, जिसका नाम रखा गया जीवामृत। जीवामृत निर्माण के लिए जरूरी सामग्री देखते हैं। 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 8 से 10 लीटर देसी गाय का मूत्र, 1.5 से 2 किलोग्राम गुड़, 1.5 से 2 किलोग्राम बेसन, 180 लीटर पानी, मुट्ठी भर पेड़ के नीचे की मिट्टी। आसानी से उपलब्ध इन सामग्री से जीवामृत बनाने की विधि भी इतनी सरल है कि कोई भी किसान इसे अपने आप बना सकता है। इन सामग्री में से गुड़, बेसन एवं गोबर को पानी या तो गौमूत्र का उपयोग करके ठीक से मसलकर लिक्विड जैसा बना लें। अब इन सामग्रियों को एक ड्रम में डालकर उसे लकड़ी के एक डंडे से घोलना है। ठीक से घोलने के बाद जीवामृत बनने के लिए 2 से 3 दिन तक छाया में रख देना है। प्रतिदिन सुबह और शाम घड़ी की सुई की दिशा में लकड़ी के डंडे से 2 मिनट तक इसे घोलना है और जीवामृत को बोरे से ढक देना है। यह जीवामृत जब सिंचाई के साथ खेत में डाला जाता है तो भूमि में जीवाणुओं की संख्या अविश्वसनीय बढ़ जाती है और भूमि के रासायनिक व जैविक गुणों में वृद्धि होती है। जीवामृत को महीने में 2 बार या 1 बार उपलब्धता के अनुसार 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई के पानी के साथ दीजिए। फलों के पेड़ों के पास दोपहर 12 बजे जो छाया पड़ती है, उस छाया के पास प्रति पेड़ 2 से 5 लीटर जीवामृत भूमि पर महीने में 1 बार या 2 बार गोलाकार में डालना है। इससे मिट्टी स्वस्थ बनती है और फसल भी उतनी ही बेहतर मिलती है। इससे किसान के मित्र माने जाने वाले केंचुओं की संख्या बढ़ती है। प्राकृतिक कृषि में गहरी जुताई की भी जरूरत नहीं होती है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक कृषि भूमिगत जल को भी बढ़ाती है। इस प्रक्रिया से मुख्य फसलों के साथ सहयोगी फसलों को भी उगाया जा सकता है। घन जीवामृत जीवामृत का ही सूखा हुआ स्वरूप है, जिसे फसल बोने से पहले जमीन में मिलाया जाता है। धूप में सुखाए गए 200 किलोग्राम गोबर में ताजा बना 20 लीटर जीवामृत मिलाकर 2 दिन छाया में रखते हैं। इसे एक बार फिर धूप में सुखाकर तथा डंडे से पीसकर महीन बना दिया जाता है। यही घन जीवामृत है, जिसे 1 एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती का एक आवश्यक आदान बीजामृत है। बीजामृत जहां बीज को बीज जनित रोगों से बचाता है, वहीं इसकी अंकुरण क्षमता को अद्भुत रूप से बढ़ाता है। देसी गाय के 5 किलोग्राम गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 50 ग्राम बुझा हुआ चूना और थोड़ी सी मिट्टी को 20 लीटर पानी में मिलाकर बीजामृत बनता है।
एक रात रखने के बाद इसमें 100 किलोग्राम बीज का संस्कार किया जाता है। इसके एक दिन बाद संस्कारित बीज बुआई के लिए तैयार हो जाता है। आच्छादन प्राकृतिक खेती का एक महत्वपूर्ण नियम है। खेती वाली सारी भूमि को फसल अवशेष से या छोटी अवधि की अंतर फसलों से पूरा ढक दिया जाता है। आच्छादन भूमि में नमी बनाए रखता है तथा वातावरण से नमी को खींचकर खेती हेतु पानी की खपत को भी अद्भुत रूप से घटाता है। जीवाणुओं एवं केंचुओं की गतिविधियों को बढ़ाता है, खरपतवार को नियंत्रित करता है तथा अंत में विघटित होकर जमीन से कार्बन उत्सर्जन को रोककर भूमि के जैविक कार्बन क्षमता को बढ़ाता है। इस कृषि विधि में वापसा निर्माण भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें भूमि में हवा और नमी का बराबर संतुलन बनाया रखा जाता है। प्राकृतिक कृषि विधि केवल भूमि की उत्पादन क्षमता को ही नहीं बढ़ाती है, बल्कि ये कीट एवं बीमारियों के रोकथाम के लिए भी एक प्रभावी विकल्प देती है। फसलों पर कीट पतंगों की रोकथाम के लिए स्थानीय वनस्पति पर आधारित सस्ता तथा किसान के खेत में ही बनने वाला आदान है अग्नि अस्त्र। 5 किलोग्राम नीम या अन्य स्थानीय पौधा जिसे गाय नहीं खाती के पत्ते, 20 लीटर देसी गाय का मूत्र, 500 ग्राम तंबाकू पाउडर, 500 ग्राम हरी मिर्च तथा 50 ग्राम लहसुन के पेस्ट को मिलाकर धीमी आंच में उबालकर 48 घंटे के लिए रखा जाता है। सुबह शाम 2-2 मिनट के लिए घोलें। इस घोल को 6 लीटर प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव करते हैं। नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी अर्क इत्यादि भी कीट पतंगों की रोकथाम के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इसी तरह खट्टी लस्सी, कंडी, सौठास्त्र इत्यादि प्रभावी रूप से विभिन्न बीमारियों के निवारण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। प्राकृतिक कृषि से देश में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। हमारे पद्म पुरस्कार विजेता सुभाष जी करके हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने जीरो बजट खेती का एक विचार विकसित किया है। ये वो प्राकृतिक खेती वाला विषय है। इससे हमारी धरती मां भी बचती है, हमारा पानी भी बचता है और फसल भी अच्छी और पहले से ज्यादा होती है। मेरा आप सभी किसान साथियों को, देश भर के किसान साथियों को आग्रह है, आप हमारी बात को समझेंगे, मुझे पक्का विश्वास है आप उसको अपने खेत में लागू करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के इस शुभ अवसर पर वर्तमान खेती की दशा एवं दिशा हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी का ये अति महत्वपूर्ण आह्वान है। देश के लाखों किसानों ने इस विधि को स्थापित कर दिया है। गुजरात प्रदेश का डांग जिला तो पूरा ही प्राकृतिक खेती जिला घोषित कर दिया गया है। देश के कई गांव आज इस ओर परिवर्तित हो रहे हैं, क्योंकि इससे किसानों के जीवन में उन्नति आ रही है। मेरा नाम सत्या है। मैं मेरे 150 पौधा हैं जिसमें मैं प्राकृतिक खेती की अब स्प्रे कर रही हूँ। अगर जहरीली स्प्रे हम दुकानों से खरीद के करते थे तो उससे हमारे खर्चा ज़्यादा आता था, पैसा भी ज़्यादा लगता था, और इसमें हमारे को खर्चा भी कम है और फल भी अच्छा बन रहा है, जिसके लिए हमें यूरिया डालने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी इसमें। पहले सर अगर 5000 का खर्चा हमारा आता था स्प्रे का, तो अभी हमारा 500 का भी शायद खर्चा नहीं आया है। इसलिए मैंने अपने बगीचे से शुरू करा है, पर इस साल मैं सबको बता रही हूँ कि आगे के लिए आप ही जो मैंने किया है अपने बगीचे में, आप ये स्प्रे करके देखो। दिल खुश हो जाता है सर, जब अपनी फसल इस तरह से अच्छे से आए तो दिल भी खुश हो जाता है सर। जब से प्राकृतिक खेती करनी शुरू करी है तब से सबसे पहले तो हमारी जो भूमि उसमें एकदम मुलायम हो गई भूमि। कुलथ है, माश है, दालों में राजमा है, और सर्दियों में मैंने मसूर और जौ बिजाई करी थी, गेहूँ और चना भी बिजाई करा था सर्दी में। मिलेट्स हमारे पास कोदा और कावनी है। हाँ जी, एक अपने पास कुट्टू के आटे वाला है, स्थानीय भाषा में ओगड़ा बोलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज़्यादा इसमें है। ये धान हमारे पास 2 वैरायटी का है, ये लाल वाला चावल है और ये आगे वाला जो है सफ़ेद चावल है। इसकी खासियत ये है कि ये बिना सिंचाई की होता है। ये सर जी, मेरा नाम फूल कुमार, गांव बहनी मातो, तहसील महम, जिला रोहतक। मैं प्राकृतिक खेती करता हूं। अभी हमने जब से ये प्राकृतिक खेती करी है तो इसमें हम आपको दिखाएंगे। इस खेत में हमने पंचक्षेत्रीय बाग लगाया है,
इसमें सेब, किन्नू, आड़ू, आलू बुखारा, अंजीर और ये बेड पे पूरे में हल्दी है और हल्दी के नीचे चना है। इससे हमारी केवल इंटरक्रॉप की जो इनकम है वो करीब एक साल में 1.5 से 2.5 लाख तक मतलब आ जाती है। कोविड જેવી મહામારીની પરિસ્થિતિમાં લોકોને એક સમજ આવી કે જો આપણો ખોરાકમાં શુદ્ધિકરણ હશે તો જ આપણે બચી શકાશે, તો હવે એ લોકો સમજવા માંડ્યા છે, લોકો ઉપભોક્તા સમજવા માંડ્યા છે કે આપણે પ્રાકૃતિક ખોરાક ખાવો છે, તો ત્યાં આપણે ભાવ પણ મળે છે। तो हमारा पैसा भी बचा और टाइम भी बच रहा है और हमारी जो है खेती का, हमारी धरती माँ का स्वास्थ्य भी अच्छा हो रहा है और उसके साथ साथ हमारा भी स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। यही तो है आत्मनिर्भर किसान, जो ला रहे हैं गांव-गांव में समृद्धि और बना रहे हैं आत्मनिर्भर भारत। प्राकृतिक कृषि, आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान की खुशी। नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं खबरें खेती की। आइए शुरुआत करते हैं प्रमुख खबरों के साथ। पारदर्शी हो योजनाएं, फसल बीमा प्रचार रथ, कृषि बिजली कनेक्शन हुआ आसान, प्राकृतिक खेती पर हुआ कार्यक्रम, दोगुनी हुई मुआवजा राशि। और आइए अब नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। और सबसे पहले बात करते हैं ऐसी योजनाओं की जो कि पारदर्शी हो चली हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार की किसान हितैषी योजनाएं और अधिक पारदर्शी कैसे हों, किसान हित में कामकाज और सरल हो, इस पर विचार किया जाना जरूरी है। श्री तोमर कृषि पर आधारित चिंतन शिविर में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कृषि का क्षेत्र बहुत विशाल है और इसके विभिन्न आयाम हैं, अनेक चुनौतियां हैं जिनका मिलकर समाधान करना है। देश में अधिक संख्या छोटे किसानों की है, तो जब हम कृषि पर विचार करते हैं तो हमें छोटे किसानों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कृषि बढ़े, कृषि में मुनाफा बढ़े, उत्पादन व उत्पादकता बढ़े, निर्यात भी बढ़े, यह सब हमारी आवश्यकता है। फसल बीमा योजना के प्रचार प्रसार के लिए सरकार ने नई पहल की है। अब प्रदेश के सभी जिलों के गांव में रथ जाएगा और योजना के बारे में किसानों को बताएगा। इसके साथ ही उन्हें योजना का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाएगा। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने भोपाल से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कृषि मंत्री ने किसानों से आह्वान किया कि गांव-गांव आने वाले प्रचार रथों से फसल बीमा योजना की समुचित जानकारी प्राप्त कर 31 जुलाई से पूर्व अपनी फसलों का बीमा कराएं और योजना का लाभ उठाएं। श्री पटेल ने कहा कि किसानों से रबी की फसलों का 1.5% और खरीफ फसलों का 2% प्रीमियम राशि ली जाती है। फसलों के बीमा के लिए शेष प्रीमियम राशि का भुगतान बीमा कंपनियों को सरकार के द्वारा किया जाता है। उन्होंने बताया कि किसानों से वर्ष 2016 से अब तक मात्र 5,130 करोड़ रुपए की राशि प्रीमियम के रूप में ली गई है। शेष प्रीमियम राशि केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर जमा की है। अब तक 1,74,00,000 किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 27,626 करोड़ 66 लाख रुपए की दावा राशि का भुगतान किया गया है। सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई संसाधन एवं सिंचाई यंत्र उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश की मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने किसानों को आसानी से नए बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की है। अब निम्न दाब घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को नए पोर्टल सरल संयोजन पोर्टल पर विधिवत आवेदन के बाद जल्द ही नया बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि बिजली उपभोक्ताओं को नया बिजली कनेक्शन सुगमता से मिले, इसके लिए कंपनी के द्वारा नवीन पोर्टल सरल संयोजन पोर्टल का क्रियान्वयन कर शुरू विधिवत पूर्ण आवेदन पर बहुत ही कम समय में नवीन कनेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अब उपभोक्ताओं को नवीन कनेक्शन के आवेदन के लिए सभी जरूरी जानकारी भरने के साथ ही डिमांड नोट का ऑनलाइन भुगतान करने के बाद अनुबंध की शर्तें दिखाई देंगी, जिन्हें स्वीकार करने पर पोर्टल में अनुबंध क्रियान्वित हो जाएगा। जबलपुर में प्राकृतिक और जैविक खेती पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत सरकार कृषि मंत्रालय के तहत क्षेत्रीय प्राकृतिक एवं जैविक खेती केंद्र नागपुर द्वारा आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम में केंद्र के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अजय सिंह राजपूत ने मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि किसान सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाकर आसानी से जैविक और प्राकृतिक खेती को अपना सकते हैं। श्री राजपूत ने कहा कि प्राकृतिक खेती अपनाकर किसान अधिक लाभ भी कमा सकते हैं। इस मौके पर उष्णकटिबंधीय वानिकी संस्थान के निदेशक
डॉक्टर नितिन कुलकर्णी ने बताया कि प्राकृतिक खेती को किस तरह से आसानी से अपनाया जा सकता है। कार्यक्रम में जबलपुर अटाली के निर्देशक डॉक्टर SRK सिंह सहित कृषि विभाग के अधिकारी और कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिक उपस्थित थे। मध्य प्रदेश सरकार ने केले की फसल को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए दिए जाने वाले अधिकतम मुआवजे को दोगुना कर दिया है। राज्य के कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि अब केले की अधिकतम की क्षति होने पर अधिकतम राशि 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दी गई है। केले की फसल में 25 से 33% क्षति होने पर 30,000 रुपए प्रति हेक्टेयर अनुदान सहायता राशि, 33 से 50% क्षति होने पर 54,000 रुपए प्रति हेक्टेयर अनुदान राशि एवं 50% से अधिक क्षति होने पर 2 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर अनुदान सहायता राशि करने की स्वीकृति दी गई है। और इसी के साथ किसान भाइयों, खबरें खेती में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।